गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो डेफिनेटली हमें ये तो पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इंश्योरेंस में जैसे जनरल इंश्योरेंस है या फिर फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, वो सब हम अपने अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जीवन बीमा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में। अब ये दो लोग कौन है? एक पर्सन जो अपना इंश्योरेंस करवाना चाहता है, जिसे हम इंश्योर्ड पर्सन कहेंगे, या जो भी पर्सन अपनी लाइफ का या इवन उस पर्सन की लाइफ का जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। और दूसरा वो पर्सन या वो संस्था, नॉट पर्सन, वो संस्था या वो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस का काम करती है या जो इंश्योरेंस करने का काम करती है, एक प्रीमियम लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो उसे हम ये कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर दो पार्टीज़ हैं। एक इंश्योर्ड जिसको आप इंश्योरेंस देंगे, इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं, और दूसरा वो जो इंश्योरेंस कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस किस चीज़ का हो रहा है। इंश्योरेंस हमारी लाइफ का हो रहा है। अब लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या है कि डेफिनेटली फ्यूचर की अगर मैं अनसर्टेनिटीज़ की बात करूँ, अनिश्चितताओं की बात करूँ, तो हमें अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों से ख़तरा हो सकता है इन फ्यूचर, जबकि हमें उसका अंदाज़ा नहीं है कि ये ख़तरा हमें किसी भी चीज़ से हो सकता है। एक्सीडेंट से हो सकता है, फायर से ज़िंदगी को नुकसान हो सकता है, कोई हार्ट अटैक हो सकता है, डेथ का केस है, इंजरी का केस है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के साथ घटित हो सकती हैं इन फ्यूचर। और डेफिनेटली इस तरीके का कोई भी नुकसान होता है, जब लाइफ का नुकसान होता है, तो डेफिनेटली उस लॉस को आप पूरा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी को आप किसी पैसों से या मनी से नहीं तोल सकते। हाँ, लाइफ के जाने से या उस पर्सन के जाने से फैमिली को जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो उसकी भरपाई ज़रूर कर सकते हैं, और उसकी भरपाई करने का तरीका ये लाइफ इंश्योरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंडेमनिटी का मतलब हानि रक्षा का, हानियों से कहते हैं ना, जैसे फायर इंश्योरेंस है। तो फायर इंश्योरेंस में क्या, अगर आग लग जाए, प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए, तो जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपका इंश्योरेंस कंपनी कर देगी अगर आपने इंश्योरेंस करवाया होगा। ठीक है, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसमें ज़िंदगी के जाने से जो फैमिली को इमोशनल लॉस हुआ है उसकी भरपाई आप कहीं नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ नहीं कर सकती, राइट। उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है हमारी लाइफ में। लेकिन उस पर्सन के जाने से जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उस फाइनेंशियल लॉस डेफिनेटली फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब घर का एक कमाने वाला सदस्य चला जाता है, राइट। तो उस केस में बहुत इस तरीके का ट्रेंड है, और ऑब्वियसली लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इन दैट केस, इन दैट मिस हैपनिंग, उस पर्सन की एब्सेंस में फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। तो उसके लिए फैमिली को डेफिनेटली पैसों की ज़रूरत है। इंसान तो वापस नहीं आ सकता, बट पैसों की ज़रूरत तो रहेगी ना, क्योंकि बाकी लोगों की तो लाइफ है अभी, उनकी तो नेसेसिटीज़ हैं, उनकी तो आवश्यकताएं हैं, तो कौन पूरा करेगा उसको, है ना। तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजीली एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया में इसकी शुरुआत बाद में हुई। सबसे पहले ये आया लंदन में 1706 में, 1706 में लंदन में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 1818 में की मैं बात करूं, 1818 की, तो तब ये इंडिया में हम कह सकते हैं इसका आगमन हुआ। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करूं कि लाइफ इंश्योरेंस का इंडिया में विकास कैसे हुआ, तो उसके लिए थोड़ा सा आप पॉइंट्स पे जाना आपको ज़रूरी होगा। सबसे पहले शुरुआत हुई थी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो पोस्ट ऑफिस के लोग, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, ये स्कीम पहले उन पर लगाई गई, उनके ऊपर लागू की गई। लागू की का मतलब ये नहीं कि उनको करवाना ज़रूरी था, अगर मतलब ये स्कीम वो सिर्फ अप्लाई उन्हीं लोगों पर होती थी। मतलब वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है ये इंश्योरेंस करवा सकते थे, कहीं और के एम्प्लॉयज़ या आम आदमी को ये सुविधा नहीं थी।
सुविधा का मतलब ये कोई फ्री में सुविधा नहीं है, इसके बदले में ऑब्वियसली प्रीमियम लिया जाता है, जैसे बाकी के इंश्योरेंस होते हैं वैसे ही होता है ये भी। लेकिन ये स्कीम थी किसके लिए? सिर्फ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों के लिए थी। बाद में ये एक्सटेंड कर दी गई टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लोगों जो एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए 1988 में, यानी 1988 में। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं, सॉरी ये 1988 नहीं है, ये 1888 है, लेकिन 1894 में टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की ही फीमेल एम्प्लॉयज़ को भी इस स्कीम के अंतर्गत डाल दिया गया। इसका मतलब ये था कि फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए उस समय इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं होता था, मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ को कवरेज नहीं देती थी। लेकिन 1894 में जो है फीमेल एम्प्लॉयज़, वो भी कौन से डिपार्टमेंट की? टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की, उनको ये स्कीम उनके ऊपर लागू की जाने लगी। और बाद में फिर ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, आरबीआई के हैं, बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, और बहुत सारी जो संस्थाएं थी उनको भी इस स्कीम के अंतर्गत डाल दिया गया। यानी कि वो लोग भी अब ये इंश्योरेंस करवा सकते थे। ये बात है आफ्टर इंडिपेंडेंस की, यानी कि आज़ादी के बाद की। बाद में अगर मैं 1995 की बात करूँ तो ये आम आदमी, लेकिन आम आदमी भी कहाँ का? सिर्फ रूरल एरिया का। जो रूरल एरिया के लोग थे उनके लिए ये स्कीम फिर उपलब्ध कराई गई। तो बाद में धीरे धीरे फिर ये आम आदमी के लिए भी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की 2 स्कीम मैंने यहाँ पर देख सकते हैं लिखी भी हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस। ये स्कीम्स हैं, पीएलआई जब हम लेते हैं ना तो वहाँ पर बहुत टाइप के आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मिलती हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ले सकते हो। शॉर्ट नेम इनका सुरक्षा है, संतोष है। तो ऐसी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता लगेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं दूसरी पॉइंट पे आ जाऊँ तो एलआईसी की बात करते हैं। देखो एलआईसी क्या है? एलआईसी सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पे हम इसको देखते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। 1956 से पहले तो क्या था कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस का काम करती थी, लेकिन 1956 में गवर्नमेंट ने इस इंश्योरेंस के बिज़नेस को नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया इसका, और एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया, जिसे आप एलआईसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और उसके नेशनलाइजेशन के बाद जो है इसका जो विकास है, जो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है वो दिन दुनी रात चौगनी उनती करने लगा। और एलआईसी ने इंडिया में सोल लाइफ इंश्योरर के तौर पर, यानी सोल का मतलब सिंगल, एक अकेला लाइफ इंश्योरर के तौर पर काम किया है। बहुत बड़े लेवल पे एलआईसी का कामकाज है, सबसे ज़्यादा टर्नओवर है, आप इसको सबसे बड़ा और सब मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड कह सकते हैं। मतलब एलआईसी के ऊपर हम फेथ कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ये प्राइवेट प्लेयर नहीं है, ये एक तरह से ऑब्वियसली कॉरपोरेशन है, पब्लिक, गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज किया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की ही संस्था एक तरह से ये आप मान के चलें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये काम करता है, और इसको अपने कामकाज के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ज़्यादा स्टेक यानी जो इसका जो कैपिटल का होल्ड है वो गवर्नमेंट का है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइवेट इंश्योरर्स पे। इसे प्राइवेट प्लेयर भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो एलआईसी, क्योंकि एलआईसी ने 1956 से लेकर यूँ लगा लो 1999 तक एक सोल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर काम किया है। और उसके बाद क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम था तो इसलिए सरकार को ऐसा लगा कि अब इसको थोड़ा सा प्राइवेटाइज भी किया जाना चाहिए, और प्राइवेट लोगों को भी यानी प्राइवेट संस्थाओं को भी मौका दिया जाना चाहिए कि वो भी इंश्योरेंस कंपनी के बिज़नेस में अपना हाथ आजमा सके। तो इसके लिए एक स्थापना की गई अथॉरिटी की, जिसका नाम है IRDA, इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका निर्माण किया गया 1999 में। 1999 में IRDA के आने के बाद
हमारा इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है वो प्राइवेट लोगों के लिए खोल दिया गया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, प्राइवेट संस्थाओं ने इस बिज़नेस का कार्यभार संभालना शुरू किया, क्योंकि प्राइवेटाइज़ किया गया इसको कुछ हद तक। डेफिनेटली 100% नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये स्टेक जैसे शुरुआत में ये 24% था, सॉरी 26% था, फिर 49 हुआ, फिर 74 हुआ। और अगर मैं इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज की बात करूँ तो उनके केस में ये 100% भी है। ये मैं आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने परसेंटेज को भी लिखा है। तो अगर आप टीवी पे देखते हैं या आप नेट पे चेक करते हैं तो आपको बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मिल जाएंगी। इवन आपके पास कई बार कॉल्स भी आते हैं जिसमें आप देख सकते हो HDFC से कभी आपके पास कॉल आता है, या कभी SBI से आ सकता है, कभी ICICI से आ सकता है, बजाज अलायंस है, मैक्स इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI प्रूडेंशियल है। ये सारे कौन है? ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंश्योरेंस कवरेज देते हैं। और LIC के डेफिनेटली ये बाद में ही आते हैं, क्योंकि LIC जितना टर्नओवर इनका नहीं है। एक तरीके से ये अच्छी बात रही कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो एक तरीके से इस सुविधा का बेनिफिट पहुंचाना LIC के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए प्राइवेट संस्थाओं को भी इसमें एंट्री दी गई, राइट। अब बात करते हैं हम लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ना, 99 में IRDA की स्थापना हुई, तो उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI, यानी कि फ़ॉरेन के जो भी कंपनीज थी उनको भी मौका दिया गया कि वो इंडियन इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। तो उनका स्टेक आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में हमारा 26% था, उसमें फिर उसके बाद उसको 49 पे लाया गया, 74 पे भी आया, और अब जो है इन नियर फ्यूचर में भी ये आगे भी ये परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन वो जो भी हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसके बाद जो है, और ज़्यादा इसमें जो ये जो चेंज आया है, ड्रास्टिक जो चेंज आया वो 99 के बाद आया है, जो IRDA की स्थापना के बाद आया है। तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की भी इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ कि एक तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे लोगों को जो है रोज़गार भी मिला, प्लस में इंश्योरेंस का कवरेज भी। तो डेफिनेटली ये स्कीम का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेबल लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इस अगर बात को हम ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप था सरकार का। अब मैं आगे लेके चलूँगी आपको फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पर, कि लाइफ इंश्योरेंस में ख़ास बातें क्या क्या हैं। तो ख़ास बात तो सबसे पहले यही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में है, जिसमें एक पर्सन जो प्रपोजल देता है और दूसरा पर्सन जो उसे एक्सेप्ट करता है। अब प्रपोजल कौन दे रहा है? एक आम आदमी दे रहा है जिसको अपना इंश्योरेंस करवाना है ना। बिजनेसमैन हो सकता है, हाउसवाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आज की डेट में इंश्योरेंस कोई भी करवा सकता है, बट इंश्योरेंस करवाने के लिए डेफिनेटली आपको मेजर होना चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए, और आपके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। जिस तरीके से एक आम आदमी या एक आम कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि हम मेजर हों, यानी कि 18 ईयर्स या उससे अबव हों, और दूसरा हम मेंटली फिट हों, यानी कि जो भी ल्यूनेटिक है या जो इडियट है या फिर जो मेंटली रिटार्डेड हैं वो लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इवन वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ, वो पर्सन वो संस्था जिसने इंश्योरेंस कवरेज देना है, वो संस्था भी ऐसी होनी चाहिए जो इस तरीके का इंश्योरेंस करने का जो भी बिज़नेस है उसको करने का उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी एरा गैरा जो है हमारा इंश्योरेंस कर सकता है, नहीं, उसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाकर इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस करने का अधिकार रखती है। दूसरी बात करते हैं कंसिडरेशन की, यानी कि प्रतिफल की। तो प्रतिफल देखिए, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिना प्रतिफल के तो वो वॉइड होता है, यानी कि व्यर्थ होता है ना। हाँ, ये बात हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। तो कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे? हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या देते हैं कि वो हमें इंश्योरेंस कवरेज दे दे, हम उसको प्रीमियम देते हैं, है ना। तो ये उनके लिए कंसिडरेशन है, और हमारे लिए कंसिडरेशन क्या है कि वो हमें
कवरेज देती है। कवरेज का मतलब फाइनेंशियल लॉस होने के केस में, डेथ होने के केस में जो है वो फैमिली को, या मेच्योर जब पे पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाता है तो हमारे को हमारा पैसा लौटा देती है। तो एक तरीके से ये जो कमिटमेंट करती है वो हमारा कंसिडरेशन हो गया, और हम उसके बदले में जो प्रीमियम उसको दे रहे हैं ये उनका कंसिडरेशन है। ठीक है, तो एक दूसरे के लिए जो प्रॉमिस है वो कंसिडरेशन कह सकते हैं। तीसरी बात करेंगे लीगल कैपेसिटी पे। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस कोई भी हो सकता है, कर सकता है, लेकिन बाकायदा वो लीगल होना चाहिए। लीगल का मतलब आप 18 साल या उससे ऊपर होने चाहिए, और दूसरा मेंटल स्टेटस जो है वो हमारा फिट होना चाहिए, यानी कि दिमागी तौर पर हम बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। और रह गई बात इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास भी बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए। इंश्योरर, जिसे आप इंश्योरर कहेंगे ना, तो इंश्योरर भी लाइसेंस्ड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी वैल्यू। अब मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब तो यही है ना कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो या तो डेथ होती है तो पैसा मिलता है, या जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा तो वापस आना ही आना है, चाहे वो डेथ के समय आए या डेथ ना हो। और मान लो 10 साल की पॉलिसी ली है किसी ने, तो जब 10 साल पूरे हो जाएं और 10 साल तक वो ज़िंदा रहे तो ऑब्वियसली उसको पैसा मिल जाएगा जो भी उसने इंश्योरेंस करवा रखा है। अब ये फायर इंश्योरेंस की तरह तो नहीं है, या मरीन इंश्योरेंस की तरह तो नहीं है, या जनरल इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि भाई नुकसान होगा तो पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो दो बातें हैं, या तो डेथ होगी या मैच्योर होगी पॉलिसी, दोनों में से एक चीज़ होगी। तो मैच्योरिटी वैल्यू डेफिनेटली होती है और ये पैसा हमें वापस मिलता है। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहते, क्योंकि ये जो नुकसान है वो आम नुकसान से, चीज़ों के नुकसान से बिल्कुल अलग है, इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहेंगे। कारण किसी भी चीज़ का नुकसान है ना, हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन लाइफ के नुकसान को आप इमेजिन नहीं कर सकते और ना ही आप उसकी भरपाई कर सकते हो। इसीलिए वी कैंट से दैट इट इज़ ए contract of indemnity. It is not a contract of indemnity. Okay, so maturity value is must in this case. Okay, is to be paid definitely. नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि बंदा अपनी लाइफ पे इंश्योरेंस लेगा या अपनी फैमिली के किसी पर्सन की लाइफ पे इंश्योरेंस लेगा, है ना। हम पड़ोसी की लाइफ पे इंश्योरेंस क्यों लेंगे जबकि हमारा उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो डेफिनेटली जब भी इंश्योरेंस कंपनी किसी का इंश्योरेंस करती है तो वो ये देखती है कि इंश्योरेंस किसका लिया जा रहा है और उस बंदे में, उस पर्सन में उसका इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड का वाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना। वाइफ के जाने से हस्बैंड के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है, हस्बैंड के जाने से वाइफ के लिए भी प्रॉब्लम है। तो इमोशनली भी अटैच्ड है, फाइनेंशियली भी अटैच्ड है ना, डिपेंडेंट भी हैं। अब अगर रिश्तेदारों की मैं बात करूं तो वहाँ पे भी कई बार हम ये देखते हैं, बट वो भी बहुत थोड़ा सा एक ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है कि हम जो इमीडिएट हमारी फैमिली है उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा इंटरेस्ट है इंश्योरेबल। लेकिन हाँ डेटर, जैसे मैं डेटर की बात करूँ, डेटर कौन है? जिसने पैसा लेना है, डेटर जिसने पैसा देना है, क्रेडिटर जिसने पैसा लेना है। तो क्रेडिटर डेटर की लाइफ पर इंश्योरेंस ले सकता है ना। वो फैमिली का नहीं है तो भी ले सकता है, क्योंकि वहाँ उसका इंटरेस्ट है, उसमें वहाँ उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इसीलिए अगर एक क्रेडिटर लोन देता है डेटर को और डेटर की लाइफ का इंश्योरेंस करवा देता है कि कल को अगर इस बंदे को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरा तो लोन डूब जाएगा, तो वो लोन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसीलिए कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है ऐसा इंश्योरेंस करने की। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या देखती है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, मतलब उस पर्सन में, जिस पर्सन का आप लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी ही लाइफ का इंश्योरेंस लें, हम किसी और पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, फादर बेटे का, या बेटा फादर का, या क्रेडिटर डेटर का, पार्टनर जो होते हैं वो दूसरे पार्टनर का भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मानते हैं, इसलिए उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं, है ना। गुड फेथ की मैं बात करूँ, लास्ट पॉइंट आ रहा है गुड फेथ का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज़ कौन है? इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति और इंश्योरेंस करने वाला व्यक्ति। ठीक है, दोनों पर्सन को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। देखो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। हम हर बंदे से नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते ना, हम उसी पर्सन से करते हैं जिस पर हमें ट्रस्ट होता है।
और जहाँ तक बात इंश्योरेंस की आती है तो ये तो ट्रस्ट के ऊपर ही चलता है, क्योंकि आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आपको पता है आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी एज क्या है, या जो भी कुछ बातें बताने की हैं, या जो भी आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हो जो वो मांगती है, तो वो एक्यूरेट है या नहीं है ये तो आपको पता ना। इंश्योरेंस कंपनी तो जो आप बताओगे उसी पे ट्रस्ट करेगी, तो ट्रस्ट पे आधारित होकर कंपनी आपका प्रीमियम सेट करती है। अब अगर आप कुछ झूठ बोलते हो या कुछ बात गलत बताते हो और बाद में अगर ये चीज़ें डिस्क्लोज़ होती हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आपने वो ट्रस्ट को ब्रेक किया है। सेम बात जो है वो कंपनी पे भी लागू होती है। कंपनी जब इंश्योरेंस करती है तो हमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताती है ना। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियरली बतानी चाहिए और हमारे सारे डाउट्स उनको क्लियर करने चाहिए, और कुछ भी कंपनी को ऐसी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए कि वो पता चले कि कल को जब क्लेम के टाइम आए तो वो क्लेम देने से इनकार कर दे, ऐसी किसी बात पर बेस्ड होकर जो बात हमें बताई ही नहीं गई, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दोनों पर्सन्स में, दोनों पार्टीज़ में एक ट्रस्ट ज़रूर रहना चाहिए, उसी पर ही ये हमारा इंश्योरेंस टिका हुआ है। तो ये थे हमारे मेन फीचर्स जो हमारे LIC से रिलेटेड थे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।